नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया। एनडीटीवी में आपका स्वागत है। आज हम मुकाबले में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, जिसमें वीवीपैट को लेकर दिया है ऐतिहासिक फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि देश ना तो ईवीएम से बैलेट पेपर पर जाएगा और ना ही 100% वीवीपैट का मिलान होगा। सर्वोच्च अदालत ने कह दिया है कि 45 दिन तक वीवीपैट की पर्ची सुरक्षित रहेगी। जब चुनाव के नतीजों की घोषणा होगी तब उम्मीदवार अपने वोट की जांच की मांग का विकल्प 7 दिनों के भीतर कर सकता है या इसका विकल्प वो आजमा सकता है। इसका खर्च उम्मीदवार खुद उठाएंगे, लेकिन ईवीएम में छेड़छाड़ पाई गई तो खर्च वापस दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सियासी घमासान भी मचा है। आरजेडी पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मतपेटियां लूटने वालों को करारा जवाब मिला है। वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन ईवीएम के खिलाफ हमारी लड़ाई लंबी है और ये जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर कई सवाल हैं। मुकाबला में आज बात इसी मुद्दे पर होगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब ईवीएम वीवीपैट पर सवाल खत्म होंगे। और देखिए, इस बातचीत पर हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ कांग्रेस नेता आलोक शर्मा जी जुड़ेंगे, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी जुड़ेंगे, संजय कुमार सीएसडीएस से प्रोफेसर हैं, वे हमारे साथ जुड़ेंगे, और इसके अलावा हमारे साथ आईएएनएस के कंसल्टिंग एडिटर संजय सिंह जुड़ेंगे। तो मुकाबले का जो प्रमुख सवाल है उसी से सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं और आलोक शर्मा जी से सबसे पहले इसका जवाब ले लेते हैं। आलोक शर्मा जी, जो बड़ा सवाल है कि क्या वीवीपैट ईवीएम पर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उसके बाद अब सारे सवाल खत्म हो गए? देखिए, मुझे लगता है जो सवाल वहाँ पिटीशन में उठाए गए थे उसके आधार पर एक जवाब आया है, एक उत्तर आया है। लेकिन जिस तरह का ऑब्जर्वेशंस और पूरा डिटेल्ड जो डिसीजन है, जो जजमेंट है, उसको स्टडी किया जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जगह पर ये आशंका भी जताई है कि ऐसा हो भी सकता है। और अभी डबल बेंच का एक डिसीजन है, एक क्यूरिटी पिटीशन के लिए जो जिन लोगों ने लगाया था वो शायद आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक मेरे सूत्र मेरी बात कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो और आगे बढ़कर इसमें ही वापस सुप्रीम कोर्ट में क्यूरिटी पिटीशन के लिए भी आगे बढ़ेंगे। तो सवालों के जवाब, अगर यही पिटीशन लास्ट है तो मुझे लगता है कि 50 केस जो ईवीएम से संबंधित जो विभिन्न निम्न न्यायालय हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं या हाई कोर्ट्स हैं, कहीं पर भी चल रहे हैं तो स्वतः खत्म हो जाने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, लड़ाई लंबी है, लड़ाई लंबी है। सवाल ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर आपके पास कहीं गड़बड़ी है तो आप एक तो उदाहरण दीजिए। इस सवाल का जवाब मैं लूंगा आपसे, लेकिन उससे पहले प्रेम शुक्ला जी के पास चलते हैं। प्रेम शुक्ला जी, इस फैसले के बाद भी सवाल जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। इसका मतलब है कि आपको किसी पर विश्वास नहीं है, आपको इलेक्शन कमीशन पर विश्वास नहीं है, आपको सर्वोच्च न्यायालय पर विश्वास नहीं है, आपको किसी संवैधानिक व्यवस्था पर विश्वास नहीं है। आपको लगातार आशंका थी कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उस निर्णय को देते समय विद्वान न्यायाधीश ने कहा कि कुछ संस्थाएं इस देश की लोकतांत्रिक प्रणाली को बदनाम करने में जुटी हुई है। ये एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जो संस्था है, जो इसकी पेटिशनर थी, उसके संदर्भ में इस तरह की टिप्पणी आना ईवीएम पर और भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली पर, भारत के निर्वाचन की प्रणाली पर जो प्रश्न खड़ा करते हैं उनके मुंह पर करारा तमाचा है। लेकिन कुछ लोग जो है तमाचा खाने के बाद भी जो है वो स्वयं को कहते हैं गिरे फिर भी टांग ऊपर। तो गिरे फिर भी टांग ऊपर करने वालों के बारे में आप क्या टिप्पणी कर सकते हैं? सीएसडीएस के संजय कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय कुमार जी, आपने देखा कि कानूनी लड़ाई बहुत लंबी चली और उसमें एक दो नहीं कई याचिकाएं दाखिल हुई और सबने भरसक कोशिश की कि किसी भी तरह से जो 2019 से शुरू हुआ था कि एक विधानसभा के 5 बूथ के वीवीपैट मिलान कर लिया जाए, उससे 100% मिलान तक ये बात पहुंच जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कहीं भी गड़बड़ी नहीं मिली है तो क्यों लागू कर दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद अभी भी इसको हायर बेंच में ले जाने की कोशिश होगी। कोशिश हो सकती है। देखिए, अन्य मुकदमों की तरह ये भी एक मुकदमा है। कई बार होता है हम और आप किसी चीज को लेके कोर्ट में जाते हैं, लोअर कोर्ट फिर हाई कोर्ट संतुष्ट नहीं होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। जिन लोगों को इस डिसीजन से संतुष्ट नहीं है, निश्चित रूप से वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, वो हो सकता है वो हायर बेंच के लिए अपील करें।
तो ये तो कानूनी दांवपेच है, चलता रहेगा जब तक लोगों को लगता है कि अब सारे दरवाजे बंद नहीं हो गए। वो दरवाजे खटखटाते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा उन्होंने एक बार खटखटाया है, हो सकता है दोबारा भी खटखटाए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि दरवाजा तो आप खटखटा रहे हैं, लेकिन अगर पहले ही मुकदमे में ये साफ हो गया कि कहीं कोई गड़बड़ नहीं थी, तो आप कहीं अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कोर्ट का समय तो नहीं बर्बाद कर रहे हैं? अब इसको कैसे कहें कि कोई गड़बड़ी नहीं थी? ये जरूर है। अभी अभी मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था कि क्या वीवीपैट और जो ईवीएम की गिनती होती है, अभी जो 5% बूथों पर होती है, सभी पर होनी चाहिए। और कोर्ट ने कहा नहीं, सभी पर नहीं होने हो सकती, क्योंकि इसके पहले ऐसी कोई गड़बड़ी दिखाई नहीं पड़ी। और एक मुद्दा और था कि क्या इसके कारण, अगर ऐसी बात है, तो चुनाव क्या बैलेट पेपर पे कराए जाएं। और सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में कहा कि बैलेट पेपर पे नहीं हो सकता, चुनाव वापस नहीं जा सकते। तो ये दो मुद्दे हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट के नतीजे आए, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है। अब सवाल है भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं इन बातों को मानता हूं या नहीं मानता हूं, लेकिन अभी भी दुविधा तो है मन में लोगों की ना, ईवीएम को लेके। तो ये जो चर्चा हो रही है कि क्या अब सब पूर्ण विराम लग गया, अब इस पे कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए, ऐसा होने की संभावना तो मुझे दिखाई नहीं पड़ती है। चर्चाएं तो होंगी, और हो सकता है कि इसके दूसरे जो पहलू है उस पर चर्चा हो। और जिस बात की चर्चा अभी हम कर रहे हैं कि क्या हो सकता है ये हायर कोर्ट, हायर बेंच पे भी जा सकती है बात, तो संभावनाएं खुली रहेंगी। और ऐसा नहीं है कि इस डिसीजन से बिल्कुल पूर्ण विराम लग गया और इस पर न तो हम और आप चर्चा कर सकते हैं या चर्चा करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है चर्चा करने की क्यों नहीं जरूरत है, कर सकते हैं चर्चा। बिल्कुल, चर्चा होती रहनी चाहिए। संजय सिंह हमारे साथ कंसल्टिंग एडिटर हैं आईएनएस के, उनके पास चलते हैं। संजय सिंह जी, आप तो उस दौर में मुझे याद है रिपोर्टिंग करते थे, और बीजेपी ने 2009 के लोकसभा चुनाव हारने के बाद सबसे पहले ईवीएम पर सवाल उठाए थे। ईवीएम से के सवाल उठाते उठाते झगड़ा वीवीपैट तक आया, और फिर बैलेट पेपर की भी मांग दोबारा से होने लगी थी। आपको लगता है कि इस यात्रा के बाद, इस लंबी कानूनी लड़ाई के बाद, अब इस पर सवाल उठना बेमानी हो गया है? देखिए, पहली चीज तो ये है कि कल जैसे ये फैसला आया, अभी एक एक्टिविस्ट लॉयर का, उसका एक मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज आया। उसमें ये था कि अब सेकेंड फेज शुरू हो रहा है और शाम में इतने बजे जुट जाइए, और उसके बाद एक सिग्नेचर कैंपेन का साथ में उन्होंने अपना ट्विटर हैंडल से एक परफॉर्मा भी अटैच कर दिया। अब दो इश्यूज है। पहला तो एक आपने उठाया 2004 की बात है, जिस समय बीजेपी ने ऐसा कहा था, क्योंकि वो अपनी हार से रिकॉन्साइल उस समय नहीं कर पाए थे। चुनाव पहले एडवांस किया गया था, रिकॉन्साइल नहीं कर पाए थे, लेकिन उसके बाद फिर बीजेपी ने उस मुद्दे को ड्रॉप कर दिया था। उसके बाद 2009 में ये चर्चा नहीं हुई। ये चर्चा उसके बाद वो शुरू हुई है। वो चीजें यहाँ पे महत्वपूर्ण है। या तो जो लोग ये कहते हैं, जो पार्टी ये कहती है, और उनके प्रॉक्सी चारों तरफ फैले हुए, मतलब इसमें कोई मुझे कौम नहीं है कहने में कि उनके जो प्रॉक्सीज हैं वो इस चीज को लेकर के आगे जाते हैं। वो मीडिया में है, एकेडमिया में है, बाकी सो कॉल्ड इंटेलिजेंसिया के सर्कल में है, और बाकी तमाम जगह है। ये चुनाव जो है, जब आपको लग रहा है कि ये चुनाव मोदी जीत रहे हैं, आप पॉलिटिकल बैटल नहीं जीत सकते, तो लोगों के मन में एक शंका जाहिर कर दो। देश में या विदेश में हमारे चुनाव काफी प्रामाणिक तौर पे होते हैं। बच गया बैलेट पेपर। वो बैलेट पेपर का भी आज हमने देखा है किस तरह से बैलेट पेपर लूटे जाते हैं। और लोकल बॉडी इलेक्शन में कई जगह बैलेट पेपर में चुनाव हुए हैं, जैसे बंगाल आपके सामने एग्जाम्पल है। बहुत सारे क्लिप्स हैं कि ठक 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 ठप्पा मार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि उसमें जो आपका जो रिटर्निंग ऑफिसर का डिस्क्रिप्शन इनवैलिड वोट्स को लेकर के काफी ज्यादा होता था, वो नहीं है। दूसरा चीज, जो लोग भी आज कह रहे हैं कि ये चर्चा आगे बढ़नी चाहिए और आगे जाना चाहिए, उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसको पढ़ लें। पूरा ना पढ़ पाए तो कम से कम आज अखबारों में जो छपा है उसके बारे में पढ़ लें। बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं, जरा मतलब इतना नाम रखेंगे, इतना हाई प्रोफाइल, इतना कि डेमोक्रेसी संविधान बचाने का उन्हीं का काम है, और कई चीजों की मंशा अलग होती है। लेकिन जी। मूल रूप से जब आप बैटल को फाइट नहीं कर पाते, तब आप लेकर के किसी पे ठीकरा फोड़ना है। कोई नेता ये नहीं कह सकता कि मेरी कार्य प्रणाली अच्छी नहीं थी, मेरे वर्कर उत्साहित नहीं थे, मैंने जो कहा वो जनता उसको एक्सेप्ट नहीं की, इसलिए हमें रिजेक्ट कर दिया। तो आप कहाँ ठीकरा फोड़ते हैं? ईवीएम पे। ईवीएम की गड़बड़ी है। मोदी 2004 में आए तब तो मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। ईवीएम लाया कौन? राजीव गांधी लाए। उनको ये भी कहते हैं कि इंडिया में आईटी के जनक थे सैम पित्रोदा साहब, उनके मतलब एडवाइजर हुआ करते थे, जो सैम पित्रोदा साहब आजकल काफी चर्चा में है। तो कांग्रेस को तो इसमें पढ़ाई लूटनी चाहिए थी ना, कि हम एक सिस्टम लेकर के आए जो फास्टर हुआ। जी। बच गया वीवीपैट। वीवीपैट पे भी ऑन नहीं बहुत किया सवाल। कांग्रेस ने। मैंने तो वोट कांग्रेस ने डाला। ऑन नहीं किया।
संजय सिंह जी, मैं आपके पास लौट के आऊंगा। आलोक शर्मा जी से सवाल ले लेते हैं। आलोक शर्मा जी, आपकी लाई गई तकनीक, आपके द्वारा उसको बढ़ाई गई तकनीक आपकी पार्टी के द्वारा, और उसके बाद आपकी पार्टी ने ही सबसे ज़्यादा इस पर सवाल उठाए, और आज भी एक सवाल बाकी है कि हो सकता है कि हायर बेंच की तरफ चले जाए। देखिए, मुझे लगता है कि कोई टेक्नोलॉजी लेकर आए, उसको कोई अधिकार नहीं रहता अगर कोई दूसरा व्यक्ति उस टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करे। ऐसा तो कहीं पर नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, आप अभी भी मान रहे हैं कि दुरुपयोग हो रहा है इस टेक्नोलॉजी? मैं कह रहा हूँ दुरुपयोग हो सकता है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में कहीं ना कहीं आशंकाएं की हैं। अदरवाइज वो कहते भाई फुल प्रूफ है तो किस लिए फिर डाटा उसको सेव करके रखना है, और किस लिए कॉस्ट लगेगी, और फिर गड़बड़ी पाई गई तो ऐसा होगा। तो कहीं ना कहीं अंदेशा उन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी दिखाई दे रहा है। अब बात आती है बैलेट पेपर की। बैलेट पेपर से तमाम आज जिन लोगों ने टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान में भेजी, चाहे वो जापान हो, जर्मनी हो, यूएस हो, उन लोगों ने तो टेक्नोलॉजी हमें दी है। क्या वो लोग बिल्कुल ही बैलेट पेपर से भाग गए हैं? उन लोगों ने भी देखा होगा कहीं पर कोई चीज़ हो सकती है। एक पेगासस भी आया था जिसकी कोई जांच नहीं हुई थी। तो मैं समझता हूँ कि ट्रांसपेरेंसी कैसे आएगी, ये स्थापित करना टीवी डिबेट्स का काम नहीं। ये ट्रांसपेरेंसी कैसे स्थापित हो, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। वो इलेक्शन कमीशन जो विपक्ष को 10-10 महीने तक मिलने का समय नहीं देता है, वो ट्रांसपेरेंसी और लोकतंत्र मजबूत करेगा। देखिए आलोक शर्मा जी, इलेक्शन कमीशन ने तो पूरा मौका दिया था, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 2-3 दिन तक सभी को बुलाकर मौका दिया था कि आप साबित करिए कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी हो सकती है। मैं फिर कहूंगा, जिस भी मशीन के अंदर एक कमांड जा रही है, और कमांड यह है कि वीवीपैट का प्रिंट आउट निकल रहा है, तो वहां पर कोई भी चीज हो सकती। 1960 और 70 के दशक में जो सैटेलाइट चांद पर छोड़े थे, उनको आज यहाँ रिमोट से कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन एक मीडिया का खास वर्ग है और बीजेपी, इन दो के अलावा कोई भी इस जजमेंट को डिस्कस भी नहीं करना चाहता है। वो तो कहते हैं कि मोदी साहब जीत रहे हैं इसलिए सवाल उठा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि भाई अगर मोदी साहब जीत ही रहे हैं तो चुनाव ही क्यों करवा रहे हो, जिता ही दो उनको। फिर कहूंगा तमाचा लग गया। अरे भाई, देश के प्रधानमंत्री अडवाणी जी से तो पूछ लेते कि तमाचा कहीं अडवाणी जी को तो नहीं लग गया सुप्रीम कोर्ट का। जिन सांसद ने वो किताब लिखी थी पूरी तरह से जीवीएल जी ने, क्या उनको तो तमाचा नहीं लग गया? देश के प्रधानमंत्री तो आप भी करते हैं ना। एक मिनट, जब कांग्रेस जीतती है तब ईवीएम का कहीं सुर नहीं सुनाई देता। मैं फिर बताता हूं, दिक्कत यही है कि पत्रकारों की याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई। 2018 में हम 3 राज्य जीते थे, और एआईसीसी में हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लगभग 150 पत्रकार महोदय थे। वो एक अलग बात है, मोदी जी ने आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। हमने उस दिन भी कहा था कि हम चाहे जीत कर आए, लेकिन अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो बेहतर है। अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो उसमें गलतियां पकड़े जाने के चांसेस ज्यादा हैं। ईवीएम के मामले में अगर आप कहते हैं कि साहब इलेक्शन कमीशन तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, चंडीगढ़ में नहीं देखा क्या हुआ? वो बैलेट की पर्चियां सुप्रीम कोर्ट में गिनी गई, कितने मसीह मोदी जी ने पैदा कर दिए इस देश में, किसी को अंदाजा नहीं। और वो मसीह हर जगह बैठ गए, मीडिया में भी सब जगह बैठ गए, वो केवल मोदी जी को बचाएंगे। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन दिए, हम कह रहे हैं उसका सम्मान करेंगे, हम फिर आगे आप ये बोल रहे हैं कि बैलेट पेपर से भी गड़बड़ी हो सकती है, ईवीएम से भी गड़बड़ी हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? तो फिर इलेक्शन हो कैसे? देखिए, उसको तो रोकना है ना, उसी को ट्रांसपेरेंट कैसे कर सकते हैं वही तो करना है। चंडीगढ़ में पूरा सरेआम लोकतंत्र को लूटा गया, पूरे देश ने नहीं देखा। ये जो पत्रकार महोदय संजय जी कह रहे हैं कि मोदी जी जीत रहे हैं इसलिए ऐसा कहा जा रहा है, चंडीगढ़ में भी मोदी जी जीत गए थे, और आज एक और जगह जीते हैं, अभी सूरत में भी जीते हैं। चुनाव करवाने की कोई जरूरत ही नहीं। एक इलेक्शन कमीशन इतना कमजोर कर दिया है, एक नोटिस नहीं दे सकता है वो। मोदी जी हिंदू मुसलमान करेंगे, मंगलसूत्र की बात करेंगे, और नोटिस जाएगा नड्डा जी को। वो पवन खेड़ा जी ने कहा ना, अगले जन्म में मोए। अभी तो राहुल गांधी की बजाय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को नोटिस गलत है। अगर किसी की गलती है, कोई कैंडिडेट गलत भाषण दे रहा है, पूरे देश में विद्वेष फैला रहा है, और वो भी प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठकर सरेआम झूठ बोल रहा है, तो इलेक्शन कमीशन में थोड़ी सी भी रीढ़ बची हो तो नोटिस उनको दिन मिलना चाहिए था। बिल्कुल आलोक शर्मा जी, आपके इन सारे सवालों का जवाब हम प्रेम शुक्ला जी से जरूर लेंगे। अभी छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर हैं। मुकाबला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ईवीएम वीवीपैट पर फैसले के बाद क्या सवाल उठना बंद हो गए हैं। इस पर बहस जोरदार तरीके से चल रही है। आलोक शर्मा ने कुछ सवाल उठाए, कांग्रेस की तरफ से ये सवाल हैं, हम इसका जवाब प्रेम शुक्ला जी से ले लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी, आलोक शर्मा जी कह रहे हैं कि जो चंडीगढ़ में हुआ वो भी नाजायज़ था, और जो ईवीएम में हो रहा है वो भी गलत हो रहा है, तो फिर अब रास्ता क्या है?
चुनाव हो कैसे? देखिए, जो जजमेंट दिया है उसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता ने जजमेंट के पॉइंट नंबर 36 में एक मुद्दा लिखा है, आई ऑल्सो विश टू ऑब्जर्व दैट वाइल मेंटेनिंग ए बैलेंस पर्सपेक्टिव is crucial in evaluating system of institutions. Blindly destructing any aspect of the system can breed unwarranted skepticism and impede progress. Instead, a critical yet constructive approach guided by the evidence and reason should be followed to make room for meaningful improvements and to ensure the system's credibility and the effectiveness. ये जब कहते हैं तो उसके पीछे कारण है। वो अपने जजमेंट में लिख रहे हैं कि 4 करोड़ वीवीपैट के स्लिप्स का मिलान किया गया। इलेक्शन कमीशन ने अब तक 4 करोड़ वीवीपैट के जो स्लिप्स हैं उनका मिलान किया और एक भी उसमें से गलत नहीं है। एक भी 4 करोड़ में, 4 करोड़ की जो आबादी है इस दुनिया के 80% देश जो है उनकी आबादी 4 करोड़ से अधिक है ही नहीं। हमने 4 करोड़ वीवीपैट के स्लिप्स का मिलान कर लिया, एक गलत नहीं है, यानी आशंका की कोई गुंजाइश प्रमाण नहीं है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह जजमेंट में जस्टिस दीपांकर दत्ता लिखते हैं। उसके बाद भी आपको आशंकाएं करें कि उसमें बहुत सारी आशंकाएं प्रकट की है। कौन से पैराग्राफ में साहब आशंका है? कौन से लाइन से लग रहा है कि इस कोर्ट को किसी प्रकार की ईवीएम में आशंका है, वीवीपैट में आशंका है, निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर आशंका है, निर्वाचन आयोग की निर्वाचन प्रणाली पर आशंका है? वो लाइन कृपा करके आलोक जी बता दें। आलोक जी, इसी सेंटेंस में मीनिंगफुल इंप्रूवमेंट की बात की गई, जो मेरे काबिल साथी ने पढ़ा है। तो मीनिंगफुल इंप्रूवमेंट क्या होता है? जब इंप्रूवमेंट का कहीं पर भी स्कोप है, और इंप्रूवमेंट का मतलब ट्रांसपेरेंसी। अगर सुप्रीम कोर्ट स्वयं आप ही के पहरे में मीनिंगफुल इंप्रूवमेंट की बात कर रहा है, मैं समझता हूं, नहीं फिर तो देश के सामने बीजेपी को और आडवाणी जी को माफी मांगनी चाहिए। क्या गलत सवाल? आडवाणी जी वीवीपैट की ही बात करें तो आ गया। मैं फिर कह रहा हूं, आप किताब पढ़े हैं तो भाई साहब मैं आपसे कह रहा हूं, आपने उस पुस्तक में जीवीएल नरसिंह राव की वीवीपैट के अलावा क्या मांगती मुझे बता दीजिए। मान लीजिए अगर और वीवीपैट तब था नहीं, चलिए मान लीजिए वीवीपैट जुड़ गया, अब उसी पे आपत्ति है। यानी आपने देखिए गलत उस समय जीवीएल के विरुद्ध इन लोगों ने बातें की, जीवीएल की बातें आज यही मांग रहे हैं, पलटा कौन है वो भी बता दीजिए। वापस आता हूं, हमने भी वीवीपैट के ही मिलान की बात की थी कि पूरा मिल जाए, उसमें क्या दिक्कत? तो मिलाया ना पूरा 4 करोड़। फिर कह रहा हूं केवल 5% में से 5 स्लिप। मैंने पूरे जजमेंट में 4 करोड़ वीवीपैट किसी भी चुनाव में मिलान की गई हो, वो जजमेंट में मैंने नहीं पढ़ा है। पढ़ा? अरे आपने नहीं, किसी भी चुनाव में एक में वो कैलकुलेशन ही गलत है। टोटल 4 करोड़ कैसे संभव होगा? टोटल आप अगर 2010 और 12 से लेकर अभी तक लेंगे, अरे भाई 10 और 12 से लेकर अभी तक का मानेंगे, और 4 करोड़ किसी लोकसभा के चुनाव में हुए हो, तो मुझे बता दीजिए कैसे कैलकुलेशन है। नहीं, विधानसभा के चुनाव में हर कह रहा हूं सारा मिलाकर वो है, कैलकुलेशन होती रही, सारा मिलाकर है, वो केवल 5 जो बूथ होते हैं उनकी स्लिप्स को मिलाया गया है। हम जब कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी और हो, अभी तो लड़ाई चलेगी पूरी तरह से, जब तक इसके अंदर बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि जो भी लोग एडीआर वाले और तमाम लोग गए हैं, अगर इसमें इतना दम नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट के जज इतनी लंबी बहस कर रहे हैं, तो कहीं ना कोई तंत्र तो होगा ना। दूसरी चीज, संजय सिंह जी के पास एक बार चलते हैं। संजय सिंह जी, बक्से भी लूट लिए जाते हैं, ईवीएम लूट भी ली जाए तो भी वो सुरक्षित रहता है उसका डेटा। तो ऐसी सूरत में क्या बैलेट पेपर से ज़्यादा मुफीद नहीं है कि ईवीएम से ही चुनाव होते रहे? इसको बहस को अब फुल स्टॉप दे देना चाहिए। देखिए, इसमें 2-3 चीज है। एक तो है कि वो मुनासिब है ही और 100% सिक्योर है, उसमें कोई, क्योंकि वो सेपरेट यूनिट है। और अगर ये है कि हैक किया जा रहा है, तब तो आप जितने भी अंतरिक्ष में अभियान छोड़ेंगे या जो भी सैटेलाइट छोड़ेंगे तो यही कहा जाएगा कि ईवीएम को हैक करने के लिए। तो ये सब, किसी समय में कोई ब्लूटूथ चला रहा था, उसमें भी कहा गया कि ब्लूटूथ से ईवीएम हैक हो रहा है। तो ये तमाम तरह की चीजें वो होती रही हैं। कोई एक बार तो कोई खिलौना भी लेकर के आ गए थे और बता रहे थे कि ईवीएम हैक हो रहा है। दूसरी चीज, अमेरिका का बार बार एग्जाम्पल मैं सुन रहा हूँ कि दिया जा रहा है कि अमेरिका में तो जी वो बैलेट पेपर से होता है। अमेरिका में तो बहुत सारा चीज होता है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की भी प्रणाली मान लेनी चाहिए, 4 साल में वहां इलेक्शन होता है वो भी मान लेनी चाहिए, प्राइमरी से नेता चुना जाता है वो भी मान लेनी चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में ये भी कहा गया कि हमारे जितने वोटर हैं
विश्व का 90% पॉपुलेशन उतना बराबर है इंडिया को, अगर बाकी वो छोड़ दें तो हमारी प्रणाली पे भरोसा नहीं, लेकिन अमेरिका ने चूंकि ऐसा कर रहे हैं तो एक भरोसा हो। बिल्कुल, संजय दूसरी कुमार, चीज है इलेक्शन कमीशन, CSDS, बिकॉज आप इसका जवाब दे सकते हैं? 90% पॉपुलेशन है, संजय इसलिए कुमार जी। सेफ है हम। गजब लॉजिक है भाई। यहाँ 10 सुप्रीम कोर्ट के जजेस को पेगासस लगा दिया जाता है, सीबीआई डायरेक्टर को पेंशन नहीं मिलती है, आप इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट एक नोटिस नहीं भेज सकता इलेक्शन कमीशन। कर्नाटक के चुनाव में 50 कंप्लेंट गई मोदी जी के खिलाफ, एक का जवाब नहीं दिया, किसी को डिस्पोज तक नहीं किया। पेगासस का वर्डिक्ट ना आपने पढ़ने का बॉदर किया ना बाकी कुछ किया। पेगासस की जांच हुई थी क्या? नहीं हुई जांच। कमाल की बात है जब आप कहते हैं मैं फिर कहूंगा, पेगासस का, नोटबंदी का जितने जजमेंट आए वो सारे जज या तो राज्यसभा चले गए या गवर्नर बन के चले गए। सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा कर रहे हैं, किसी पे भरोसा नहीं है। हम कहें वही सही, बाकी सब गलत। मतलब ये पेगासस की जांच कराइए ना, किसने मना आप किया? जो बात कर रहे हैं इस पर आएंगे, चर्चा करेंगे। अभी छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। बताइए। मुकाबला में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गर्मा गर्म बहस चल रही थी, उसी बहस पर वापस लौटते हैं। आलोक शर्मा जी के पास चलते हैं। आलोक शर्मा जी, संजय सिंह कह रहे हैं कि ना खाता ना वही, जो आप कहें वही सही। नहीं, ऐसा नहीं है। इसी तरह का केस कई हाई कोर्ट्स में भी चल रहा है। तो क्या वो हाई कोर्ट सब गलत कर रहे हैं? क्या वो भी हमारा बही खाता लेकर बैठे हैं? मैं समझता हूँ न्यायालय का एक निर्णय आया है, उसको सब लोग स्टडी कर रहे हैं, क्यूरेटिव पिटीशन में जाने की तैयारी है। लेकिन बीजेपी और बीजेपी के समर्थक मैदान में उतर आए हैं, बस यही हुआ, बस अब तो यही हुआ। इसी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की भी बात कही थी थोड़े दिन पहले, उसको असंवैधानिक ठहराया था, वो जिसमें हफ्ता वसूली वाला जो कांड था। क्या उसके ऊपर हमने ये कहा कि भाई इस तो तमाचा लग गया, ये हो गया? नहीं भाई, अगर किसी को लगता है सुप्रीम कोर्ट में वापस जाना चाहिए और हायर बेंच में अपील करनी चाहिए तो जा सकता है वो। मैं समझता हूँ न्यायालय का निर्णय आया है, उसको पूरी शांति से पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। इसी तरह के बहुत सारे कागजों के साथ एक पिटीशन, जहां तक मेरी जानकारी है, बॉम्बे हाई कोर्ट में भी चल रही है। तो फिर तो सारे केस अपने आप स्वतः बंद हो जाने चाहिए और इलेक्शन कमीशन को एक क्लीन चिट दे के एक तख्ती टांग देनी चाहिए, बीजेपी का इलेक्शन कमीशन बिल्कुल साफ स्वच्छ है। ऐसा नहीं होता है। अगर कोई शंका है, ट्रांसपेरेंसी है तो आनी चाहिए। शंकाओं की इतर एक सवाल प्रेम शुक्ला जी आपसे ले लेते हैं। जब ईवीएम आया तो एक तर्क ये भी दिया गया कि इससे वोटिंग तेज होगी, ज़्यादा लोग वोट कर पाएंगे। जो बैलेट पेपर से वोटिंग की प्रक्रिया होती है वो काफ़ी धीमी होती है, लेकिन इस चुनाव में तो ईवीएम के बावजूद वोटर कम निकल रहा है, वोटिंग ही नहीं हो पा रही। लेकिन तमाम चुनाव में वोटर ज़्यादा निकला है। जब आप बैलेट पेपर पर आप जब वोट करते थे तब का परसेंटेज, और जब आप ईवीएम पे कर रहे हैं 99 की तुलना में 2004 में ज़्यादा परसेंटेज है, 2009 में उससे ज़्यादा परसेंटेज है, 2014 में और ज़्यादा परसेंटेज है, 2019 में है। ये 2024 में भी चुनाव समाप्त होने तक आपके ध्यान में आ गया कि लगभग वही स्थिति है। तो ये सत्य है कि इससे जो है मत प्रतिशत बढ़ा है। उसके और भी कई कारण हैं, लेकिन मत प्रतिशत जो है बढ़ा है इसके कारण। और देखिए, जो सबसे बड़ी बात है, 41,689 ईवीएम मशीन्स का मिलान किया जाता है और एक भी कहीं जो है गलत, एक भी मिसमैच नहीं है। लोकसभा चुनाव 2019 में भी जो है ये मिलान किए गए 5% पे, तो उसका भी एक भी मिसमैच और विधानसभाओं में भी किए जाते हैं। तो 2017 के लगातार चुनाव के 2017 की विधानसभाओं से लगातार हर चुनाव में ये प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया में कहीं से भी एक दोष नहीं पाया गया। आप सिर्फ आशंका के आधार पर पूरी प्रणाली को, निर्वाचन आयोग को कौन कह रहा है? निर्वाचन आयोग में नियुक्तियां, ये पहली सरकार है, ये पहली बार निर्वाचन आयोग में है कि जब नियुक्तियों की एक प्रक्रिया बनी है जिसमें विरोधी दल के लोग भी उसमें शामिल किए गए हैं। इसके पहले नवीन चावला जब बनाए गए थे, संजय गांधी के इमरजेंसी काल के कुख्यात साथी, और सारे विपक्ष ने विरोध किया था कि मत बनाइए उनको निर्वाचन आयुक्त, बना दिया इन्होंने। ऐसे ऐसे निर्वाचन, अरे भाई, इनके सुर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निजी सचिव टंडन जी ने लिखा कि मौलाना आजाद 1952 का चुनाव हार गए थे रामपुर से। डीएम को फोन किया और कहा कि इनको जिता दो। ये मैं नहीं आरोप लगा रहा हूं, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है, चंद्रभान गुप्ता जो है, मोती नंदन बहुगुणा इनके मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने कहा भाई अगर आप तो जो है डब्बे बदलवाने के माहिर हैं, और छोड़ दीजिए 1989 का चुनाव मुझे याद है, अमेठी का चुनाव, श्रीमान राजीव गांधी चुनाव लड़ रहे थे, उनके खिलाफ जो संजय सिंह, उन्होंने जो है उस समय जनता दल में बड़े नेता हुआ करते संजय सिंह, आजकल भारतीय जनता पार्टी में, कुछ दिन बीच में कांग्रेस के भी सांसद थे, उन्होंने हर जो है पेटी में 1 रुपए की नोट डलवाई, उसका नोट का नंबर बाहर लिखा, ये पेटियां बदल न लें।
ये आपको याद है? और आपका नलिनी सिंह का शो, शंका के बादल नलिनी जो है, सिंह का चाहे शो, बैलेट पेपर से आखिरी मतदान हो या आखिरी बात, ईवीएम नलिनी से सिंह का जी। शो जो किस तरह से बूथ लूटने की तैयारी की जा रही थी, नलिनी सिंह का जो है प्रख्यात वो शो भी तो आपको याद होगा ना। बिल्कुल, जो आपके बूथ पास लूटते आएंगे, थे, लौटेंगे, अभी उनको छोटा तो सा पीड़ा ब्रेक है। लेना है। ब्रेक के बाद आएंगे, आपके पास समझेंगे, आपकी बात पूरी समझने की कोशिश करेंगे। शंका के बादल चाहे बैलेट पेपर हो चाहे ईवीएम हो, सब पर राजनीतिक दलों के हमेशा छाए रहेंगे और इसका जो अंत है वो कब होगा कोई नहीं जानता। मुकाबला जारी है। मुकाबला में आपका स्वागत है। गर्मा गर्म बहस हो रही है ईवीएम वीवीपैट पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसको लेकर। एक बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि क्या अब सारे सवाल खत्म हो गए हैं। हमारे साथ संजय कुमार सीएसडीएस के प्रोफेसर हैं, उनके पास चलते हैं। संजय कुमार जी, ये बड़ा सवाल उठाया गया था कि अमेरिका से तुलना होती है, तो अमेरिका से तुलना तो कई मामलों में हो सकती है, इस मामले में क्यों करते हैं? हमारी आबादी और अमेरिका की आबादी और वोटिंग करने का जो टर्नआउट है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। मुझे लगता है तुलना इस बात के लिए की जाती है कि वहां पे भी एक समय ईवीएम का इस्तेमाल होता था और कुछ कारणों से वहां ईवीएम को डिसकंटिन्यू कर दिया गया, तो शायद तुलना करने की ये वजह है। आप ठीक कह रहे हैं, हर चीज से तुलना नहीं हो सकती, लेकिन जो तुलना योग्य चीज है जिसका मैंने जिक्र किया कि पहले वहां होता था ईवीएम से, फिर हटा दिया गया, तो क्या चीज थी, किस कारण से हटाया गया, क्या वहां दुविधाएं थी, इसी के लिए शायद तुलना की जाती है। जी आलोक कुमार जी, एक आखिरी कमेंट आपसे चाहूँगा। देखिए, अभी भी पोस्टल बैलेट आता है और उसमें बहुत दायरा बढ़ते चले जा रहे हैं, तो क्या उसके अंदर गड़बड़ नहीं हो सकती है? अगर केवल पोस्टल से तो उनको भी हटा देना चाहिए, उसका भी कोई नया सिस्टम लाना चाहिए। जहाँ तक वोट परसेंटेज बढ़ने की बात है, 2005 के बाद से लगातार वोटर लिस्ट में फ़िल्टर हुआ है, और जब से 2018-19 में जब आधार कार्ड से लिंक हुआ है तो बहुत से वोट कटे भी हैं, तो उसकी वजह से भी वोट परसेंटेज में कहीं ना कहीं इजाफा है। लेकिन ईवीएम से आप चुनाव कराएं और 42 दिन तक आसाम का मंत्रिमंडल ना बने और कई हफ्ते तक राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं बने, तो मैं समझता हूं कि बहुत सारे सवाल हैं कि जिनका जवाब देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन विपक्ष से मिलने तक को तैयार नहीं है और इलेक्शन कमीशन के ऊपर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन छोड़िए, तमाम संवैधानिक संस्थाएं, आज देखिए किस तरह से इन्हीं के एक मंत्री थे, पूर्व मंत्री, लॉ मिनिस्टर, उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस के ऊपर कितने बड़े सवाल उठाए। देशद्रोही शब्द का भी इस्तेमाल किया गया कि वो देश के खिलाफ काम करते हैं। तो मुझे लगता है सवाल उठते हैं लोकतंत्र में, उनका जवाब होना चाहिए, और जवाब केवल अंधभक्त नहीं ढूंढते हैं, जो लाइव डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं वो जरूर ढूंढते हैं। जी प्रेम शुक्ला जी। मैं तो कांग्रेस के ज़माने में पीयूसीएल से जुड़े हुए जो जजेस थे उनको इनके ही कई मुख्यमंत्री देशद्रोही कहते थे। आज गजब बात है, कैसे भूल जाते हैं। इनका जो स्मृति भ्रंश का रोग है वो भयंकर है। अब ये जो पोस्टल बैलेट्स अभी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में बता रहे थे, भाई हमेशा जो है रिफॉर्म्स की जो है गुंजाइश है, संभव है किसी दिन जो है पोस्टल बैलेट का जो वो विकल्प है उस पर भी रिफॉर्म हो, उसमें भी सुधार हो, उसमें भी कोई ऐसी तकनीक आए कि आप पोस्टल बैलेट भी जो है वो भी किसी जो है यंत्र से कर सकें, यंत्रोक्त व्यवस्था आ जाए, तो उसमें परिमार्जन की, परिष्करण की, सुधार की संभावनाएं हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो जेट से जाने के बजाय बैलगाड़ी युग की तरफ जाना चाहते हैं, तो उनकी मर्जी है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। देखिए, तकनीक कभी भेदभाव नहीं करती, तकनीक सबको, गरीब अमीर, चाहे वो किसी क्षेत्र का रहने वाला हो, किसी बिरादरी का हो, सबके साथ समानता का व्यवहार करती है, और इस मामले में ईवीएम खरी उतरती है। लेकिन ईवीएम के साथ एक तकनीक भी जुड़ी हुई है, और वो तकनीक ये कहती है कि उसके साथ कभी भी कोई भी छेड़छाड़ की जा सकती है अगर उससे ज़्यादा एडवांस तकनीक आपके हाथ में आ जाए। लेकिन इन सारे सवालों के जवाब जब सुप्रीम कोर्ट में पूछे गए तो उसका जवाब नहीं था, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ईवीएम वीवीपैट पर कोई भी अब समझौता नहीं होगा और न ही उनकी गिनती और मिलान ज़रूरी है। साथ ही साथ बैलेट पेपर से वोटिंग पर भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ईवीएम से ही वोटिंग होती रहेगी।